बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और तैयारियां भी अब आपको अपने लेवल पे बढ़ा देनी होगी। मैं भी अपना प्रयास अब आपके लिए बढ़ा देने जा रहा हूं। प्रैक्टिस के तौर पर, मैराथन कक्षाओं के तौर पर, टॉपिक के तौर पर, सभी प्रकार से मैं अपने प्रोग्राम को आपके लिए अब अपडेटेड वर्जन में प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत एक प्रैक्टिस रिवीजन से हम लोग कर भी चुके हैं और उसी प्रक्रिया को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। मतलब प्रतिदिन अथेंटिक कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको मिलेगी, ये हमारा आपको कमिटमेंट है। मैराथन कक्षाओं का शेड्यूल भी आप चैनल से नोट कर सकते हैं, वहाँ से भी कक्षाएं आपको रेगुलर बिहाफ पर उस मैराथन को भी कवर कराया जाएगा, जिसमें संपूर्ण कोर्स दोनों वर्ग जो मैंने पॉइंट किया है यहाँ पर, चाहे वो 105 हो चाहे 6 से 8 हो, दोनों के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर आप भरोसा करते हैं तो आप निश्चिंत रहिए और कक्षाओं को रेगुलर बिहाफ पर कंटिन्यू करिए। अब क्लास को क्योंकि मैं लाइव लेने जा रहा हूँ, आप सभी लाइव एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, वीडियो को एक बार शेयर और लाइक ज़रूर करें। शुरुआत प्रश्नों के ऐसे लेवल से करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए सच में रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है। आइए देर न करते हुए प्रश्नों पर चलते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए रहे, जो हम नीचे प्रोवाइड किए हैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आपको कनेक्टेड वीडियोस का पीडीएफ, उसकी लिंक, उसकी वीडियो सूचना आपको प्राप्त होती रहे। अब शुरू करते हैं प्रश्नों पर। पहले प्रश्न से चलते हैं। एक बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है। एक संख्या है n को 6 से विभाजित करने पर, एक नंबर है n जिसको अगर 6 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, अब कह रहा अगर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 है, इसको हम 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान है। सिंपल सी बात है, एक हमारे पास इसने कहा एक नंबर है n, अगर हम इसको 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि रिमाइंडर की एक स्थिति जिसको आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्रश्नों पर जब भी कंडीशंस बनेगी तो आपको उसी लेवल पर करना है जैसा मैं बता रहा हूँ। एक भाज्य होगा, भाज्य जिसको कहेंगे डिविडेंड, अगर उसको एक डिविजर से भाग कर रहे हैं तो एक भागफल आता है, दूसरा शेषफल आता है। याद रखिएगा, अगर जो भाज्य है अगर लेस देन भाजक है, जिससे भाग किया जा रहा है उससे छोटा है, तो रिमाइंडर वही भाज्य ही होगा, मतलब ए ही रिमाइंडर। जैसे अगर 2 को मैं 5 से भाग करूंगा तो बार तो जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर 2 ही होगा। 3 को मैं अगर 7 से भाग करूंगा तो बार तो जाएगा नहीं, रिमाइंडर 3 ही होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। उसी कंडीशन में अगर एक संख्या n थी, अगर हम उसको 6 से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर 2 है, तो निश्चित तौर पर पहली संख्या मैं आपकी 2 ही मानकर चलूंगा, मतलब उस संख्या को 2 मान लूंगा, क्योंकि 2 को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 माना जा रहा है। बाकी मानने को आप 8 भी ले सकते हैं, क्योंकि 6 से भाग करने पर 8 को भी आप 2 ही शेषफल प्राप्त करते हैं। आप 6 दूना 12, 2 14 मान सकते हैं। तो मतलब 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या से 2 ज़्यादा लेना पड़ेगा अगर रिमाइंडर आप 2 सोच रहे हैं। हम उतने बड़े नंबर पे ना जाकर छोटे नंबर की बात करें, जो शेषफल है वही संख्या है। अब आप इसको n को 2 अगर मान चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर इस समीकरण को लीजिए, जो है n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। सिंपल सा यही 2 उठा लीजिए, n की जगह पे सब्सिट्यूट करिए, तो 2 का स्क्वायर होगा, प्लस 2 होगा, प्लस 2 होगा। अब सिंपल इसको लिखिए 4, और ये भी 2 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया। 8 को अगर 6 से भाग करेंगे तो 6 के 6, 2 रिमाइंडर 2 ही आएगा। इस केस में भी आपका शेषफल कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। और कोई नंबर को भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 8 का भी उपयोग इसी जगह पर करके देखिए और 6 से भाग करिए। मैं श्योर कर रहा हूँ कि आपको 2 ही शेषफल प्राप्त होगा। इसका आंसर सी ऑप्शन है। आप सभी लोग उतार लें, कन्फर्म कर लें, और मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स में अपनी कनेक्टिविटी बनाएं और उत्तर हमें देते जाएं। तो आपका यह पहला प्रश्न डन होता है, जिसका आंसर सी ऑप्शन है, 2 इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर एक शानदार सा आपकी परीक्षा से एकदम रिलेटेड ओरिएंटेड है। कुणाल ने, इसको पढ़िए यहाँ पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख रुपए में एक ठीक ठाक कार खरीदी। 25 लाख रुपए में कार खरीदा। उन्होंने इसे 5% की हानि पर अपने दोस्त अमित को बेच दिया। उनका एक दोस्त था, मतलब एक कुणाल थे। इन्होंने एक कार खरीदी और अपने दोस्त अनिल को बेचा। कैसे? 5% के नुकसान पर बेचा। कुछ समय बाद उन्होंने 24 लाख रुपए देकर अमित से वही कार खरीद लिया। मतलब जो कार उन्होंने अमित को बेचा था, सेम कार को उन्होंने कहा भाई तुम हमें रिटर्न कर दो, हमें इससे बड़ा लगाव है। ऐसा होता नहीं, जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी वैल्यू अगर किसी को मजबूरन बेचते हो, तो बाद में एक समय के बाद अगर आप सक्षम हो जाते हो तो आप कहते हो भैया हम ले लेंगे, क्योंकि हमारा इससे बड़ा लगाव है। आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। अब यहाँ पर जैसे हमसे उसका शुद्ध लाभ या हानि का परसेंटेज हमको बताना है, जो अमाउंट में होगा। मैं आपको श्योर कर दूं, उसने 25 लाख में कार खरीदा था। 5% का नुकसान, इसको थोड़ा फ्रैक्शनल परसेंटेज के आधार पर लेकर चलिए। यह 1/20 होगा। कैसे होगा? बटे 100 कर दीजिए। मतलब अगर उसकी लागत 20 थी तो 1 कम करके उसने 19 में बेचा। मतलब 2,50,000 की वैल्यू अगर हम लिख दें यहाँ पर 20 है, तो उसने 1 कम करके उसने 19 में बेचा।
तो अब निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर उसने अगर गाड़ी खरीदी थी 25 लाख में, ठीक है, 25 लाख में खरीदा था। देखिए यहाँ पर 0, 3 है, फिर 2 है, 3 है, फिर 2 है, इसका मान है, और इसने 19 में बेच दिया। मतलब अगर उसने 5% का नुकसान लिया है तो 20 के सामान को 1 कम करके 19 में बेचा है। ये 0 खत्म हो गया, 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 3 0 बढ़ा दें, 12,50,000, यहाँ पर 1,25,000 हो गया। 2 से डिवाइड करने पर देखिए कैसे, 1 0 तो कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल किया, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 3 0 और बढ़ा दें। इसको 19 से गुणा कर दें, 3 0 बढ़ जाएगा, 19 पचे 95 की 5 हासिल 9 हुआ, 19 दूना 38, 38 9 47 की 7 हासिल 4 हुआ, 19 1 के 19 4 कितना होता है, 23 होता है। 23,75,000 में उसने कार को बेचा था। फिर से देखिए उसने इसी कार को कहा कि भाई देखो, तुम भले इतने में खरीदे हो, हम इस समय, हमको समझ में आ रही कि हमारी कार का क्या लगाव हमसे रहा है, हमें यह कार आप रिटर्न कर दो। कितने में? 24 लाख रुपए में। यहाँ पर देखिए लिखा होगा 24 लाख में रिटर्न करा लिया। 24 लाख में उसने कार को मांग लिया, तो निश्चित तौर पर उसको नुकसान हुआ। अगर देखा जाए, यहाँ पर यही बोला है कि उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करो कि शुद्ध लाभ या हानि उसे कुल कितने का हुआ। तो उसने 23,75,000 में वह कार क्या किया था, बेचा था उसको, जो खुद उसने 25 लाख में खरीदा था। अब इस कार को वह फिर से, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नुकसान सफ़र कर रहा है, क्योंकि 23,75,000 रुपये में उसने उसको बेचा है और 24 लाख रुपए में वह खरीद रहा है। आप इसको समझो कि यहाँ पर कितना उसको नुकसान हो रहा है। एक तो सबसे पहले उसने 25 लाख में खरीद करके इसको 23,75,000 में बेचा था, तो निश्चित तौर पर उसे 1,25,000 रुपये का नुकसान यहाँ पर हुआ था। इसके बाद 1,25,000 का नुकसान यहाँ हुआ था। अभी यहीं पर आप देख लो, फिर से उसे नुकसान हो रहा है, और वह कितने का है खुद कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पर उसने इस कार को फिर से इतना बढ़ाकर खरीद लिया है। इतना बढ़ा करके तो एक प्रकार से 25,000 रुपये उसने बढ़ाकर खरीदा है, तो 25,000 इसमें और जोड़ दीजिए, 1,25,000 रुपये। मतलब अगर आप सोचो तो आपको खुद रियलाइज हो गया होगा, समझ में आ गई होगी बातें, कि खुद 25 लाख में खरीदा, 1,25,000 का नुकसान यहाँ पर उसे हुआ, तब उसने उस कार को इसे बेचा, फिर से उसने 24 लाख रुपए फिर दिए, 24 लाख रुपए फिर दिए उसके, मतलब 25,000 और बढ़ा कर दे दिया। तो अगर 25,000 बढ़ा कर दे दिया है तो निश्चित तौर पर उसे 1,50,000 का नुकसान कुल मिला के हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में आपको दिया है। पहले ऑप्शन में इसका दिया है मान 1,50,000 रुपये का उसे कुल नुकसान हुआ होगा इस पूरे कार के परचेजिंग में और इस कार की सेलिंग में। आप देख रहे हैं, बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ में आया हो तो ज़रूर कंफर्म करिएगा, डाउट हो तो प्लीज़ बताइए। देखिए डाउट में 1,25,000 लोग जा सकते हैं, लेकिन गलत होगा। 25,000 तो मुझे नहीं लगता कोई जाएगा। यहाँ पर ये डाउट का प्रश्न बन सकता है, हो सकता है आपको यहाँ पर डाउट आए, बट मैं जैसे आपको बताया उस हिसाब से श्योर रहिए। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। लीजिए हम बढ़ते हैं, दूसरा कंप्लीट होता है तीसरे पर। तीसरा प्रश्न क्या है? ऐसे प्रश्न आते हैं, सीटेट के एग्जाम में भी आते हैं। क्वेश्चन कुछ आंकड़े दिया है, 7 7 8 9 इस तरह से आंकड़े दिया है। उपर्युक्त आंकड़ों का परास, परास को कहते हैं रेंज। रेंज मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। कभी जो आंकड़े दिए रहते हैं उसकी सबसे बड़ी सबसे छोटे का डिफरेंस ही परास होता है। परास उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक, बहुलक मतलब मोड, और मोड क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक अर्थात मोड कहलाता है, से कितना भिन्न है, कितना डिफरेंस है दोनों में। तो आप एक काम करो, परास में सबसे हाईएस्ट सोचो क्या है, जैसे रेंज निकालना है तो सबसे बड़ा अगर सोचा जाए तो इसमें मुझे क्या दिखा भाई, मुझे यहाँ पर 57 दिखा, सबसे बड़ा मान 57 दिखा, और सबसे छोटा मान अपने को 7 दिख रहा है। निश्चित तौर पर आर का मान 50 हो गया। अब बात आती है मोड की, बहुलक की। बहुलक कितना होगा, जो सबसे अधिक बार आता है, सबसे ज़्यादा बार आता है, वही बहुलक कहलाता है। 7 का उपयोग हम देखें तो 2 बार है, 9 का उपयोग भी 2 बार है, 11 भी आप देख रहे हैं 2 ही बार है। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए कौन यहाँ पर सर्वाधिक टाइम लिखा है, उसी को डिसाइड करिए, कंफर्म करिए। क्लियर है? तो हम लोग चेक कर पा रहे हैं, जैसे देखिए 7 भी 2 बार है, 9 भी 2 बार है, 11 भी 2 बार है, 8 25 38 39 बाकी सारे आंकड़े 1 बार हैं। तो मोड के तौर पर अगर सोचा जाए तो 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, सॉरी 8 नहीं 9 भी हो सकता है, और 11 भी हो सकता है। तो अब आप चेक करो कि यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। तो अगर मोड क्योंकि देखिए मोड मतलब जो अधिकतम बार आए वही बहुलक या मोड कहलाता है। तो इस केस में मोड आपका 7 भी हो सकता है, क्योंकि 2 बार वो भी आ रहा है, 9 भी हो सकता है, 2 बार वो भी आ रहा है,
11 भी हो सकता है, 2 बार वो भी आ रहा है, और वही हाईएस्ट ऑकरेंसेस है, सबसे अधिक आने की पुनरावृत्ति कौन है, वही 2 ही है। अब आपके मन में डाउट होगा हम किसको सेलेक्ट करें, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मोड में आप यूज कर सकते हैं 7 को भी, 9 को भी, 11 को भी, और इनके आधार पे जब हम डिफरेंस यूज करेंगे, जैसे अंतर पूछा है ना, अंतर देखिए, अगर हमने कहा परास तो अपना फिक्स है 50, अगर मैं 50 से क्या घटाता हूँ 7, 50 से 7 घटाने पर आएगा 43, 43 कहीं है नहीं ऑप्शन में, कोई बात नहीं। 50 से घटाता हूँ किसको बताएं, 9 को, जब 50 से 9 को घटाऊंगा तो 41 आएगा, 41 आपको दिख रहा है, करेक्ट है। फिर 50 से मैं 11 को भी घटाऊंगा तो 39 आएगा, जो भी दिख रहा है। इसका मतलब ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, पहला ऑप्शन भी आ सकता है, सी ऑप्शन भी आ सकता है। तो इसके लिए बीपीएससी का जैसा कॉन्सेप्ट है, उपर्युक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, डी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। बहुत लोग गलती से 41 भी लगा कर आएंगे, बहुत लोग इनमें से कोई नहीं भी लगा देंगे, लेकिन अगर समझदारी है, समझ रहे चीज़ों को, तो इस प्रश्न का उत्तर आप करेक्ट करके आएंगे। डी ऑप्शन आपको लगा के आना है, एक से अधिक आंकड़े यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक बार क्लियर करते चलिए और वीडियो लाइक करते चलिए जिम्मेदारी से, ठीक है, इतना हमारे लिए आप कर सकते हो, ठीक, और शेयर भी करते चलिए, रीच भी बनाए रखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर जितना बेहतर आप करोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर प्रभावी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, 2 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण 3:1:7:3 के अनुपात में है। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न होता है, आप ध्यान से देखिएगा। एक पहला मिश्रण है यम1, इसमें मिल्क है एंड वाटर है, क्या रेशियो बताएं, मिल्क एंड वाटर 3:1 के फॉर्म में है। एक दूसरा मिश्रण है यम2, इसमें मिल्क एंड वाटर क्या है, 7 और 3 के रेशियो में है। इनको जब कंबाइन कर देंगे तो एक नया मिश्रण बनेगा, मान लीजिए यम3 बना, और इसको हमें ऐसा बनाना है कि मिल्क का पार्ट 5 हो और वाटर का पार्ट 2 है। इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए 2 तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूध के सहारे जा सकते हैं या पानी के सहारे, दोनों में से किसी एक के सहारे हम जा सकते हैं, दोनों से प्रश्न का हल हो जाएगा। एलिगेशन प्रक्रिया काम करेगी और एलिगेशन से हम डिसाइड भी कर लेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसकी प्रोसेस, कैसे इसका सिस्टम डेवलप होगा। हम लोग जैसे यहाँ पर सोचें, देखिए ध्यान से, ये अपना दूध का भाग यहाँ पर कितना है, 3 है, करेक्ट है, 3 है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 4 है। तो हमने कहा दूध का भाग 3 है और पानी टोटल कितना था, 4, मतलब 4 में से 3 भाग दूध का था, 4 में से 3 भाग क्या था, दूध का था। यहाँ पर देखिएगा दूध का भाग 7 है, टोटल कितना है, 10 है, तो 7 है टोटल 10 में से, जब इनको मर्ज किया तो 5 भाग दूध है और टोटल 7 है, तो 5 आया किस में से, 7 में से। एलिगेशन यहाँ पर लगा दीजिए, एलिगेशन लगाते ही रेशियो आपका डेवलप हो जाएगा। अब यही जैसे मैंने इसका किया, आप कहोगे सर दूध से ही कैसे डिसाइड होगा, पानी से भी जा सकते हो। 1 भाग आएगा 3 से, 3 भाग आएगा 10 से, 2 भाग आएगा 7 से। अगर एकदम सेम जैसे यहाँ कर रहा हूँ वैसे ही कर दीजिए पानी का उपयोग करके, तब आपको वो भी एकदम वही रेशियो डेवलप होता दिखेगा जो यहाँ से आ रहा है। मैंने अभी मिल्क के बेसिस पर किया है, दूध का ही उपयोग करके किया है, जब बनाएंगे तो रेशियो दूध पानी का बन ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए चेक करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे होगा। इन दोनों का डिफरेंस करिए, 3/4 है और 5/7 है, 7 त्रिक 21 है, 5 चौके 20 है, 1/28 होगा, 1 कितना होगा, 28 कर दिया, यहाँ पर डिफरेंस होगा। इससे करिए तो कितना है, 5/7 है और 7/10 है, ठीक है, 10×5 = 50, 7×7 = 49, 1/70 है। अब आप इसको सीधा कर दीजिए, 28 उधर कर दीजिए और 70 इधर कर दीजिए, 7 चौके 28 है, 7 दहम में 70 है, 2 दूना 4 है, 2 पंचे 10 है, 2:5 आ रहा है, पहला ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन एकदम राइट सोल्यूशन है, आप चेक कर सकते हैं। यही जैसे मैंने कहा सेम टू सेम आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 भाग था 3 से, 3 भाग था 10 से, और यहाँ पर 2 भाग था 7 से। आप यही कर दो, सेम वही बन जाएगा जो वहाँ किया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम वही आंसर आएगा। दूध के सहारे वहाँ किया था, पानी के सहारे यहाँ कर दीजिए, रेशियो बन जाएगा, ठीक है। इस अनुपात में मिश्रण मिलाइए तो जाकर के रेशियो जो आप चाहते हो प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या है, एवरेज का एक शानदार सा क्वेश्चन है और ऐसा प्रश्न बनता है, 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल की टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि की गई है या हो गई है, कब, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा जाता है। जब तक कोच नहीं था तब तक कुछ और बात थी, कोच के आते ही
6 खिलाड़ी वाले जो वॉलीबॉल की टीम थी, कोच के आते ही औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। सिंपल सी बात है, कोच का वेट ज़्यादा है, कोच की उम्र ज़्यादा है, खिलाड़ी हल्के हैं, उनका वेट कम है, उस हिसाब से खिलाड़ियों का औसत वजन कम था। कोच के आते ही समूह में औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि कोच को भी शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किलोग्राम है, कोच के आने से ही या हम शामिल करने पर भी 67 किलोग्राम वेट है, तो कोच का वजन हमें बताना है कि कितना था। बहुत बढ़िया से इस प्रश्न का सलूशन आप कर सकते हैं। देखिए, ये हमने कहा खिलाड़ियों की संख्या, ये हमने कहा एवरेज, औसत। ध्यान से देखिएगा, सब क्लियर होगा। कोच जब नहीं था तो खिलाड़ियों की संख्या 6 थी, कोच के आते ही खिलाड़ियों की संख्या 7 होगी। करेक्ट है। जब कोच शामिल हो गया तो औसत हो गया 67, लेकिन आपको पता है कि यह शामिल हुआ है, औसत 67 हुआ है। जब यह नहीं था तो एक कम था, अर्थात 66 था। अब यहाँ पर देखो कितना बढ़ा है, कन्फर्म हो गया, ये बढ़ा है, देखिए 1। ठीक है, 1 पर्सन बढ़ा जो कि कोच है, और कोच के बढ़ते ही औसत में 1 की वृद्धि हो गई, 66 से कितना हो गया, 67 हो गया। अब आपको कोच का वेट निकालना है, कोच का भार हमको बताना है कि इसका मान कितना होगा। इसके लिए आप ले लो पुराना औसत, जाइए नई संख्या के पास, जो ये वृद्धि है सेम अप्लाई करिए, 7 को जोड़ दीजिए, 67 7 73 होगा, 73 किलोग्राम इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। ऐसे भी जा सकते थे, नया औसत लेते, पुरानी संख्या के पास जाते, यही वृद्धि वहाँ लगा देते, 6 से 6 जोड़ देते, तब भी देखिए आपका 73 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो पर्सन शामिल होगा, जो इन कराया गया, ये हमेशा प्रश्न बनता है। टीचर के शामिल होने से छात्रों के औसत बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोच बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि खिलाड़ियों का औसत वेट बढ़ गया, औसत उम्र बढ़ जाती है, रनों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे जो कोई भी एक वैल्यू जब आती है किसी ग्रुप समूह में, तो अपने प्रभाव, अपने इनपुट को लेकर आती है, और आते ही औसत बढ़ा देती है या घटा भी देती है। तो दोनों बातें होती। तो फिलहाल इसका उत्तर 73 किलोग्राम है, ऑप्शन नंबर सी है। ये प्रश्न आपका डन होता है, नोट करिए। इसके बाद आइए, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर है। बढ़िया प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता होगा, इतना डिटेल मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल यही हमको बताना भी है, तो इसके लिए रेडियस सही है, बस सिंपल है। लेकिन उसकी जानकारी देखिए कैसे दी गई है। एक वर्ग है, वर्ग की परिधि मतलब, जैसे देखो शब्द भले परिधि लिखा है, बट परिधि लिखना नहीं चाहिए, वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की परिधि, ये जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, ये वृत्त की परिधि है। ठीक है, वर्ग अगर है तो उसका परिमाप होता है, और परिमाप आप सबको पता होगा, परिमाप सभी भुजाओं का जोड़ होता है। वर्ग में भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में क्या होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं, और परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। अब यहाँ पर 4 इंटू ए जो दिया था वो परिधि 121 है। इसने वर्डिंग दिया है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, जिसकी परिधि मतलब उसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले, अभी देखो यहाँ पर मैं एक शब्द आपको बता दूं, इस वर्ग की परिधि नहीं दिया है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है, एरिया। कह रहा है जिसकी जो परिधि है, अर्थात वृत्त की जो परिधि है 121 वर्ग सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर है। करेक्ट है, तो मतलब जो इसका परिमाप है सेम उसकी परिधि है, बट इसके परिमाप परिधि हमको डायरेक्टली दिया नहीं है, इसका परिमाप हमें डायरेक्टली दिया नहीं है। हाँ, ये पता है कि इसका एरिया कन्फर्म है। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, जो 121 है, ए का मान 11 है, ए का मान 11 अर्थात भुजाएं 11 है। तो भुजा अगर 11 है तो परिमाप हो गया 11 गुणे 4, 44 हो गया। ए चारों तरफ है, सेम टू सेम उसकी परिधि हो जाएगी। इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, जो लिख दीजिए 44, साफ दिख रहा है। 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 44 है, यहाँ पर लिख दिया। देखिए 22 दूना 44 खत्म हो गया, आर बराबर 7 हो गया। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, 7 हो जाएगी, जो यहाँ पर होगी। एरिया निकालना है 22/7 गुणे 7 का वर्ग गुणे 7, 7 7 से खत्म, 22 7 154 होता है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। छठे प्रश्न का राइट सोल्यूशन डन होता है। करेक्ट है, तो आप सी ऑप्शन नोट कर लीजिए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रश्न का बनकर आपके सामने है। बढ़िया प्रश्न था, इस तरह के प्रश्न बहुत रिलेट और मैनेज मतलब देखने को मिलेंगे आपको, ऐसी बात नहीं। एक बिंदु है स्लोप पॉइंट, जिसे आप कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, 3, पे मैं पूछूं तो आप बता सकते हो यह किस चतुर्थांश में होगा। ऐसे वर्बल बता सकते हैं कि नहीं आप, प्राइमरी वाले बताइए। प्लस है और माइनस है,
किस चतुर्थांश में बोलो? अगर हम लोग ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा लें, ए प्लस प्लस पहला, ठीक है, माइनस प्लस दूसरा, प्लस माइनस माइनस तीसरा, माइनस माइनस तीसरा, और प्लस माइनस चौथा। ये ध्यान दिया करिए, ठीक है। तो हमसे अगर कोई पूछेगा किस चतुर्थांश में, तब कहेंगे भैया फोर्थ में, चौथे में। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जान लीजिए। ढलान का मतलब स्लोप होता है, स्लोप होता है, जो कि 2 दिया है, जो कि यम है। एक सीधी रेखा का समीकरण है। किस सीधी रेखा का समीकरण है? एक सरल रेखा का जो समीकरण होता है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप यम, उसका जो पैटर्न होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये होता है। ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं, हमारा भी दिमाग क्या कह रहा है ये नहीं लिखना चाहिए हमको लिखना चाहिए क्या पता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक कब होगा? जब एक बिंदु हमको बता दिया हो, एक बिंदु दिया हो और स्लोप दिया हो। तो इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मैंने पढ़ाया आप लोगों को। y माइनस वाई वन कितना है? -5 है, तो +5 हो जाएगा। सिंपली लिख दीजिए, क्या जरूरत है। +5 बराबर यम की जगह पर 2 है, x माइनस एक्स वन की जगह 3 लिख दीजिए। तो y प्लस 5 बराबर 2x माइनस 6 हो गया। अब x और y का जैसे समीकरण बनाएगा वैसे बनाइए। 2x माइनस वाई और -6 है, -5 है, तो 2x माइनस वाई -11 बराबर 0 है। 2x माइनस वाई -11 बराबर 0 है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। इसको आप लोग नोट करें। 7वां प्रश्न आपका डन होता है, करेक्ट है। तो दिस इज द इक्वेशन 2x माइनस वाई -11 इज इक्वल टू 0। आप इसको कंफर्म करिए, ठीक है। तो आइए देखिए, एक शानदार सा क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, जो कि 8वां नंबर है। क्वेश्चन क्या दिया है? 2100 रुपये हैं, कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय का मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि इस समय के पैटर्न का जो अभी बन रहा है इस समय सीन एग्जाम का, उसका बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन है। और जितने प्रश्न आप देख रहे होंगे सब अपडेटेड है, सब परीक्षा रिलेटेड ही है। मतलब ऐसे नहीं है आप कॉन्सेप्चुअल, तो मैं जो क्लास लेता हूँ वहाँ पे बताता हूँ। जो प्रैक्टिस क्लासेस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, ठीक है। 2100 रुपये कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि 10% प्रतिवर्ष की दर से हिसाब में वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद, अरुण के हिस्से के 3 वर्ष बाद की राशि के बराबर है। अरुण का हिस्सा ज्ञात करो। शानदार सा प्रश्न है। कुल पैसे कितने हैं? 2100। ये टोटल या पैसा है, 2 लोगों के बीच बांटा जाना है, कुमार और अरुण के बीच में। दोनों में ऐसा बांटा जाना है कि जहां वो लोग निवेशित करेंगे, मतलब वो लोग अपने पैसे को उठा के, देखिए लिखा है, पढ़िएगा, देखिए ध्यान से। 2100 रुपये हैं, कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि जहां पर वो लोग निवेश करेंगे वहां पर 10% की दर से ब्याज मिलेगी, लिखा है। वार्षिक रूप से संयोजन होगा। कुमार के हिस्से की राशि, जितना पैसा कुमार को मिला है, वो 2 साल बाद अरुण के जो हिस्से की राशि है उसके 3 साल के बाद की राशि के बराबर होगी। तो निश्चित तौर पर जो कुमार का हिस्सा है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वह जो है 2 ही साल बाद, अरुण का जो हिस्सा होगा वह कम होगा, क्योंकि वह 3 साल बाद उसके बराबर हो पाएगा। अब अरुण का हिस्सा पूछा है। हम एक बात समझ गए हैं कि कुमार का हिस्सा अरुण का हिस्सा कुछ कन्फर्म तो है नहीं। अगर कोई ट्रेडिशनल जाना चाहेगा तो मानेगा कुमार का हिस्सा चलो x है, तो अरुण का हिस्सा 2100 माइनस x है। 10% की ब्याज दर से 2 साल का ब्याज निकालेगा, अमाउंट सोचेगा, दोनों को बराबर करेगा। बट ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल रेशियो बना लो, सेट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कुमार, अब देखो एक चीज बहुत बढ़िया है कि साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट है ना, वार्षिक रूप से साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट है। और साधारण ब्याज में प्रतिवर्ष ब्याज की वैल्यू समान रहती है। इसने कहा जो कुमार के हिस्से का जो 10% ब्याज दर के हिसाब से संयोजन हो रहा है, अगर 2 साल तक चलेगा तो कितना होगा बताएं ब्याज? 20%। जबकि अरुण का ब्याज कितना मिलेगा? 30%। जो उन्होंने पैसे लगाए थे वो 10% की दर से 3 साल में 30% ब्याज मिलेगा। भाई ये 2 साल में 20% होगा, ब्याज दर तो 10% है, या 30% होगा। अब 20% का मतलब क्या है, आप ऐसे सोचिए। 20%, अभी सोचो ना, ब्याज नहीं बराबर होगा, जो पैसा फाइनली डेवलप होगा वो बराबर होगा। तो 20% अगर देखा जाए तो यह 1/5 होता है। बट आप ये समझो 5 में 1 जोड़कर ये जो 6/5 होगा किसका? कुमार का, वो बराबर होगा, इसका मान कितना होगा? 3/10। 10 में 3 जोड़ दीजिए, 13/10 बी के बराबर हो जाएगा। बी नहीं लिखो, क्या नाम है, सीधा सीधा अरुण लिख दो, ये लिख दीजिए। अब इससे क्या होगा कि हम इनको कुमार और अरुण का अनुपात बना सकते हैं। समझिए कैसे किया मैंने। चाहे तो आप इसको 120
और इसको आप 130 सीधा लिख सकते थे, इतना तामझाम ना करना पड़ता, हालांकि आएगा वही। देखिए 5 दूना 10 होता है, 2 छंगे 12, 12 गुणे के बराबर 13 गुणे ए, ये स्थिति है। अब ऐसे में अगर कुमार और अरुण का अनुपात बना लें तो 13:12 होगा। साफ साफ दिख गया है, कुमार का हिस्सा ज्यादा है, अरुण का हिस्सा कम है। 13 और 12 जोड़ दिया तो कितना होता है 25। 25 बराबर टोटल पैसा कितना है 2100। ये कितना पैसा 2100। किसका हिस्सा पूछा है अरुण का, अरुण वाला भाग कितना है 12 है, 12 का मान बताना है। 25 से डिवाइड करें, 25 चौके 100 होता है, 25 अट्ठे 200, 25 चौके 100, 12 चौके 48 की 8 हासिल 4 होता है, 12 अट्ठे 96, 4 100 होता है। 1008 रुपये किसका हिस्सा होगा, जिसका पूछा था अरुण का। अगर यही कुमार का पूछा होता 13 से गुणा करना होता। फिलहाल आपने समझ लिया होगा कि प्रश्न कैसे हल हुआ है। कभी कभी यहां पर ब्याज के बराबर होने की बात करता है। जैसे कहा होता कि 2 साल बाद कुमार का ब्याज 2 साल के बाद 3 साल के बाद अरुण के ब्याज के बराबर होता, तो मैं रेशियो बनाता 20 और 30, मतलब 2:3 बनाता, या 3:2 हो जाता, क्योंकि इसका 20% इसके 30% के बराबर होता। यहां पर उसने कहा जो अंत में प्राप्त होगा वो पैसा ही बराबर है, 3 वर्ष बाद राशि के बराबर है। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 8वां प्रश्न डन होता है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। एक लड़की है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय करती है। उसके द्वारा तय कुल दूरी ज्ञात करो। उसने कुल कितनी दूरी तय कर लिया है ये बताना है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए, समझिए। यहाँ पर हमको जैसे एक कुल समय पता है, टोटल टाइम है जिसने उसने पूरा खर्च किया है, टोटल टाइम जो 55 मिनट है, ठीक है। हमको ये नहीं पता है कि हमारी स्पीड क्या है। आप कहो क्यों नहीं पता है? स्पीड तो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पूरा पढ़िए, 15 किलोमीटर, 3 स्पीडें हैं ना। एवरेज स्पीड हमको नहीं कन्फर्म है। अगर हमें एवरेज स्पीड पता चल जाए तो हमारे पास समय तो है, और समय को हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर दे, दूरी आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड आपको बनानी पड़ेगी, समझ रहे हैं। और एवरेज स्पीड समान दूरियों को तय करने का बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे कभी एक प्रश्न बनता है, आपने पढ़ा होगा कि कोई एक छात्र अपने घर से स्कूल जाए और लौट कर आए। जाते समय चाल 20 किलोमीटर पर आवर थी, आते समय 30 किलोमीटर पर आवर थी। एवरेज स्पीड बताओ। दूरी पता है नहीं, दूरी लेकिन समान है ये पता है। जैसे कोई व्यक्ति एक वर्गाकार मैदान के एक छोर से चलता हुआ फिर से वहीं आकर पहुंच जाए, एक छोर से दूसरे छोर तक इतनी स्पीड थी, फिर यहाँ तक इतनी थी, फिर यहाँ तक इतनी थी, फिर यहाँ तक इतनी। समान दूरियों को अगर अलग अलग चालों से चलकर तय किया जाता है तो आपसे प्रश्न एवरेज स्पीड पर पूछा जाता है। इस प्रश्न में तो दूरी पूछा है, हम अभी पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। 3 समान दूरियां थी, ये ऐसे दूरियां थी, 3 समान दूरियां थी, ये भी, तीनों दूरियां बराबर थी। अब यहां पर जो चाल थी वो 5 किलोमीटर पर आवर थी, 5 किलोमीटर पर आवर थी। यहां पर उसी तरह से कितनी थी, 10 थी। यहां पर कितनी थी, 15 थी। ऐसी केस में अगर एवरेज स्पीड आपको निकालना हो तो भाई दूरी तो चलो बराबर, रूल भी होता है इसका, बट वो रूल नहीं लगाना है आपको। 2 का अलग रूल होता है, ट्वाइस ए बी अपान ए प्लस बी। 3 का अलग लगा सकते हो, बट ऐसा रूल नहीं याद करिए। मैं ऐसे के लिए बता दूं कि आपको एक संख्या अर्थात इन तीनों का एलसीएम सोचना चाहिए समान दूरी के लिए। 5, 10, 15 के लिए आप 30 ले लो, 30 किलोमीटर यह टोटल दूरी मान लीजिए, टोटल नहीं, एक दूरी मानिए, तो 30 है, तो कुल दूरी 60 हो गई, 60 नहीं 90 हो गई, 3 गुणे 30 हो गई। अगर 5 की गति से तय करेगा तो कितना समय लगेगा, 5 छंगे 30। 10 की गति से तय करेगा 3 घंटा, और 15 की ये समय हो गए, 6, 3 और 2 ये समय हो गए। अब दूरी टोटल कितनी है बताएं भाई, एवरेज स्पीड यहां पर निकालनी है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल दूरी है 3 गुणे 30 डिवाइड बाई समय, 6, 3, 9, 2, 11 ये हो गई किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड, करेक्ट है। और आपको निकालना क्या है, कुल तय की गई दूरी। भाई ये हमारी किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड है, ठीक है। 3 गुणे 30 मतलब 90/11, 90/11। और टोटल हमारे पास समय कितना हमने कवर किया था, 55 मिनट। 55 मिनट को अगर मैं कहूँ तो 55/60 कर दूं, तैयार हो ना आप लोग। हाँ, 1 घंटे हो जाएगा, क्योंकि मिनट को घंटे में लिखो। अब यहाँ से बड़ा फायदा हो जाएगा, 5 11 बार होता है, 5 12 बार, मतलब 11/60 घंटे हो गए, 11/12 घंटे हो गया। 11 बटे क्या हो गया भाई, 12 घंटे हो गया। अब आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस।
कुल तय की गई दूरी क्या होगी पता है? 90, यहाँ पर देखिए कितना है 90/11 गुणे 11/12। 11 11 से कटा, 3 चौके 12, 3 30 बार होता है, 2 दूना 4, 2 15 बार होता है, 15/2 कितना होता है 7.5। देखो छुप गया है सी ऑप्शन, 7.5 किलोमीटर ये टोटल दूरी तय हुई है। बढ़िया प्रश्न है। एवरेज स्पीड निकाल दिया, टोटल टाइम दिया ही हुआ था, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया कि हमारी टोटल डिस्टेंस कितना हमने कवर किया है। तो 9वां प्रश्न आपका डन होता है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 10वें पर आ जाइए। क्या है? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 3D फिगर हम पढ़ते हैं तो बिना ढाले वाला प्रश्न सोचो ही मत कि ऐसा एग्जाम गुजर जाएगा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, गोला मतलब स्पीयर, ये है भाई गोला, गेंद जो खेली जाती है, इसकी त्रिज्या कितनी है 9। इसकी त्रिज्या भाई कितनी है 9 है, ये देखिए। अब इसने कहा कि इस गोले को एक सिलेंडर के रूप में, एक ऐसा सिलेंडर, सिलेंडर मतलब लंबवृत्तीय बेलन, आज ही क्लास लिया था बेलन की, पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, पढ़ लिया करिए। जो भी मैथ्स की क्लास आप लोग को दिया जाए सब आपके लिए जरूरी। इस समय जितना भी हम सेशन टॉपिक का भी प्लान कर रहे हैं आप लोग के पर्पज का ही कर रहे हैं। तो आप जब भी चैनल पे कोई मैथ्स की एक्टिविटी हो तो शामिल रहिए, वो सब के लिए काम आएगी। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब आपको लिख दूं बीपीएससी तो आप सोचते हो बीपीएससी, कुछ भी पढ़ाऊं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, आप सबके लिए ज़रूरी है। आप प्लीज़ पढ़िए उसको मेरा मान करके, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। इसकी हाइट, ऊंचाई हमको नहीं पता है, सिलेंडर की ऊंचाई ही पूछ रहा है। एक बात जान लीजिए, जब भी कभी कोई धातु की वस्तु हो उसको ढालकर नई वस्तु बनाएंगे आप, तो आयतन में परिवर्तन नहीं आएगा, दोनों का आयतन बराबर है। इसलिए कहा जाता है 3D के सारे फार्मूले याद कर लो। इसका जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ये मत सोचना कि आर आर सेम है कि काटने चले लग जाए, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। यहाँ पर चाहो तो कैपिटल आर कर दो, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट लगे। पाई पाई से काट सकते हैं, हाँ सही है। यहाँ पर आर की जगह पर हम 9 रखेंगे तो 4/3 9 का क्यूब होगा, 9 का क्यूब है। और यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू एच है, आर की जगह क्या रख दूँ 3, 3 का स्क्वायर इंटू एच। 3 का स्क्वायर भाई कितना होता है भाई, ये तो समझ में आया, 4/3 पाई आर क्यूब, ये सही है। आर की जगह यहाँ 9 है, ये भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 9 होता है, इसकी एक पावर खत्म कर देगा, 9 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 81। 9 की पावर 2, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 27 होगा। 27 गुणे 4, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 27 गुणे 4 का मान क्या होगा एच होगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 27 गुणे 4, 4 सत्ते 28 होता है, 4 दूना 8 2 10, 108 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न के लिए करेक्ट है। तो प्रैक्टिस के हिसाब से दैट इज सफिशिएंट सेशन। 10 प्रश्न मैंने कराए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। आप सभी हर प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही डेली कनेक्टिविटी के लिए मैंने आपको कमिट किया, तो आप रेगुलर बने रहिए और टाइम ब्लॉक करिए, इतने बजे आप जरूर लाइव रहिए। बाकी जो मैंने जैसे कहा उस हिसाब से मैं आपको आगे कराता रहूँगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुलाकात कल फिर से होगी, और भी सेशंस को आप जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।